हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से था, वो एक बायर के पर्सपेक्टिव से था। और जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो किसके पर्सपेक्टिव से होगा, लॉ ऑफ सप्लाई एक सेलर के पर्सपेक्टिव से होगा। चलो देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। आज हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, कंडीशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, और इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल्स। तो इनको हम देखेंगे। चलो पहले देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। एक है हमारा प्राइस और एक है हमारा क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप देख रहे होंगे मैंने आप पैरो बनाए हैं, इसका मैं रीजन बताता हूँ क्या है। दोनों के आगे मैंने आप पैरोस बनाए हैं, ये एरो बनाया है एक और ये एरो बनाया है। तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई हमारा, कि जैसे ही किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, जैसे पेन है 10 रुपए का था 20 रुपए का हो गया मार्केट में, तो जो सेलर है, सेलर को पता है कि अब इसकी प्राइस बढ़ गई है, तो मुझे अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो जो जो पेन है, पेन ज्यादा बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अगर पेन पहले 10 रुपए का बिक रहा था, 20 रुपए का उसकी कीमत है एक्चुअली में, ठीक है, 20 रुपए कॉस्ट अचानक से बढ़ गई उसकी, तो सेलर को प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। सेलर क्या करेगा, अपनी सप्लाई बढ़ा देगा पेन की। तो यही ये लॉ कहता है, बस इतना सा लॉ है कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है, सेलर क्या करेगा, वो भी इंक्रीज कर देगा। और अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो सेलर क्या करेगा कि इसमें तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा ही नहीं, अगर कम प्राइस हो रही है तो मैं क्यों ही अपनी सप्लाई बढ़ाऊं, तो क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देगा। मतलब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। प्राइस कम होगा, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन है जो डिफाइन करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में, किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, लॉ ऑफ सप्लाई के द्वारा। ठीक है, चलो। सो एक और चीज, क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी अलग अलग चीजें हैं, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड की। जैसे पिछले केस में लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड था, वैसे यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई है किसके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ठीक है, चलो। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। तो ऑन द सेम बेसिस हमारा इसमें भी है एक सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल क्या होगा, हम एक टेबल बनाते हैं, प्राइस जिसकी एक कॉलम होगी, दूसरी कॉलम क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो पेन की एग्जांपल लेते हैं। अगर 10 रुपए का पेन था, ठीक है, 10 रुपए का एक पेन था, तो इनिशियली जो सेलर था वो 1000 पेन सप्लाई कर रहा था। तो अगर 20 रुपए का पेन हो गया तो सेलर क्या चाहेगा कि अपने जो उसका प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, 2000 कर देगा। अगर ये और बढ़ गया, 30 रुपए का एक पेन हो गया, तो ये क्या करेगा, और क्वांटिटी सप्लाई करेगा। और अगर ये कम हो गया, अगर ये 5 रुपए रह गया, यहाँ पे 10 रुपए था तो 1000, 5 रुपए रह गया, तो क्या करेगा, उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो कहेगा चलो मैं कम कर देता हूँ। मैं कितना कर देता हूँ इसको, 500 कर देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा ये बना, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये टेबल बना, ये टेबल बना, इसको मैं क्या कहूंगा, सप्लाई टेबल। ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल। ठीक है, सप्लाई का कैसे स्केड्यूल है। और ये जो है, अगर मैं एक सप्लायर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो एक 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 सप्लायर की बात कर रहा हूं, तो ये क्या, एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल हो गया। ठीक है, अगर अगर मैं सबकी बहुत सारे सप्लायर्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सप्लायर, सेकंड सप्लायर, जरूरी थोड़ी ना एक पेन को एक ही बंदा प्रोड्यूस कर रहा हो, काफी सप्लायर्स हो सकते हैं। और उनकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ये 2000 कर सकते हैं, ये जो दूसरा सप्लायर है वो इतना कर सकता है।
इतना कर सकता है, उनका ये होगा, ठीक है। तो इनको अगर हम सम करेंगे तो ये कितना बन गया नेट, ये बन गया 3000, और ये कितना बन गया, ये बन गया 4 + 2 6000, ये कितना बन गया 8,000, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा, 6000 की जगह हम यहाँ पे 400 कर देते हैं, ठीक है। 400, ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 900, ठीक है। तो अब ये जो प्लस करके जो ये फिगर्स आई, ठीक है, ये तो मैंने 2 सप्लायर लिए, जो n सप्लायर्स हैं, मतलब बहुत सारे सप्लायर हैं, सबको ऐड करके जो ये फिगर आई, और ये प्राइस और जो सप्लाई का जो ये रिलेशनशिप बना, ये क्यूमुलेटिव जो फिगर्स आई, इनका जो रिलेशनशिप बना, इसको हम कहेंगे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। जो अकेला जो स्केड्यूल था, जो से 1000 2000 3000, जो एक सप्लायर का स्केड्यूल था, उसको हम क्या कह रहे थे, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। ये पूरी मार्केट का स्केड्यूल बता रहा है यहाँ पे, कि पूरी मार्केट कैसे इफेक्ट हो रही है, पूरी मार्केट की सप्लाई कैसे इफेक्ट हो रही है प्राइस चेंज करने से, ठीक है। जब हम पूरी मार्केट के स्केड्यूल के बारे में बात करते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, इंडिविजुअल को कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, ठीक है। चलो, तो अभी हम इसको ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ सप्लाई किया था, लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी, पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था, वैसे हम अब ये लॉ ऑफ सप्लाई करें। तो क्या चीज वेरी कर रही है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर कि यहाँ पे जो वेरी कर रहा है वो हमारा प्राइस वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्राइस, वाई एक्सिस पे आएगा। इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये कन्वेंशन है कि जो चीज वेरी कर रहे हैं वो वाई एक्सिस पे, और जिसके ऊपर हमें इफेक्ट एनालाइज करना है, किसके ऊपर एनालाइज करना है हमें, क्वांटिटी सप्लाइड, इसके ऊपर इफेक्ट एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे आ गया। तो अभी ये प्लॉट करें, इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्राइस शेड्यूल को ही देखते हैं अभी, ठीक है। ये प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। ये क्या क्या फिगर्स हैं, 5 रुपए का पेन, 10 का पेन, 20 का पेन, 30 का पेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे 5 का पेन, 10 का पेन, 20, और लास्ट आ गया हमारा 30, ठीक है। और क्या 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 क्वांटिटीज क्या है, 500, 1000, 2000, 3000, ठीक है। 5K, 5 की नहीं, 500, 1K, 2K, 2K मीन्स 2000, एंड 3K, ठीक है। तो जब 500 था, तब कितना पेन था हमारा, ₹5 पर पेन, ठीक है। 500 में 5 पर पेन, और 10 पेन कितना का था, 1000, 10 पेन 1000, ठीक है। 20 पेन 2000, 30 पेन 3000, 20 पेन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। 30 पेन इधर से ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो कर्व बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा, जैसा मर्जी ये कर्व हो सकता है, बट एक प्रॉपर्टी है कि ऊपर जा रहा है हमेशा, ठीक है। जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज कर रहा है, सेलर क्या चाहेगा, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करेगा टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर देगा, समझ आ गया। चलो, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है। अब हम बात कर, अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, और हमने स्केड्यूल के बारे में पढ़ा, और हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ लिया कि भाई ग्राफ्स क्या होते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो हम पढ़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो हम पढ़ेंगे कि इसकी एजम्पशंस क्या है, कि किस एजम्पशंस की बेसिस पे, क्या एजम्पशंस हम ट्रू माने तभी ये होल्ड करेगा, अगर वो एजम्पशंस हम नहीं लगाएंगे तो ये लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू होल्ड नहीं करेगा। तो एजम्पशंस के बारे में बात करते हैं, एजम्पशंस। ठीक है। तो जो हमारी पहली एजम्पशन है वो क्या है, कि जो हमारा प्राइस है दूसरी गुड्स का वो कांस्टेंट है, कि जैसे मैं अभी पेन की प्राइस अगर मैं बढ़ा रहा हूं,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरी जो जैसे पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल की प्राइस, जो पेंसिल को मैन्युफैक्चर करते हैं वो अपनी प्राइस को कम कर दें, ठीक है, सो दैट लोग पेन की जगह पेंसिल यूज करने लग जाएं, ठीक है। या फिर अपने पेन का अगर मैं स्पेसिफिक कैटेगरी ले लूं, ठीक है, जेल पेन की प्राइस बढ़ा रहा हूं, तो जो बॉल पेन वाले हैं तो वो अपनी प्राइस कम कर दे, नहीं। ये अजम्पशन क्या कहता है, इसमें इस अजम्पशन में ये कहते हैं कि जो प्राइस दूसरे गुड्स हैं उनकी प्राइस सेम रहेगी, तभी ये लॉ स्टेट करेगा, लॉ ट्रू होल्ड करेगा। क्यों? अगर लेट अस सपोज मैं दूसरे गुड्स की प्राइस में कांस्टेंट नहीं रखता, उसकी प्राइस में मैं इंक्रीज कर देता हूँ, उसकी प्राइस में मैं डिक्रीज कर देता हूँ, जैसे मैं दूसरे गुड्स के प्राइस में मैं डिक्रीज करता हूँ, तो क्या होगा, मैं अपने जो मेरा अभी अभी जो प्राइस है उसको मैं इंक्रीज करूंगा, तो लोग दूसरा गुड ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मेरे जो सेलर है, सेलर ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अब लोगों ने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया उसका, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, हमें ये assumption लेनी पड़ेगी कि जो दूसरे प्राइसेस हैं, जो दूसरे गुड्स के प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रह रहे हैं, वो किसी भी तरह से हमारे इस गुड को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि टैक्सेशन पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि एक गवर्नमेंट सडनली पर टैक्सेशन में चेंज करके उसमें टैक्स ज्यादा उस गुड पे टैक्स ज्यादा लगाना शुरू कर दे, जिसकी वजह से सेलर, इवन दो उसकी प्राइस बढ़ रही है, इवन दो उसको पता है कि वो ज्यादा प्राइस पे बेच सकता है, बट क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट है कि वो उसको बेच ही ना पाए, समझ रहे हो। तो उसको होगा कि मैं इसको कम ही बेच रहा हूँ, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से, ठीक है, तो वहां पे लॉ वायलेट हो जाएगा कि प्राइसेस बढ़ी हुई हैं बट फिर भी क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ा रहा, क्यों? क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से, ठीक है। तो ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि टैक्सेशन पॉलिसी हमारी है जो वो कांस्टेंट रहे, उसमें कुछ चेंज ना है, तो ये एजम्पशन भी होगी और हमारी एक एक्सेप्शन भी बन जाएगी, समझ रहे हो, कि अगर 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 इस केस में वो लॉ ट्रू होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो भी हम जैसे एक पेन को बनाने के लिए जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, लेबर लगती है, फैक्ट्री लगती है, लैंड लगती है, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं उनकी कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे अगर हमारा प्राइस इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है, आइडियली मैं अपनी क्वांटिटी, अपना जो सप्लाई है वो बढ़ाऊंगा, ठीक है, एज ए सेलर मैं अपनी सप्लाई बढ़ाऊंगा ताकि प्रॉफिट हो। बट अगर मेरा कॉस्ट ऑफ लेबर ही बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ गई, तो मैं अपनी सप्लाई कैसे बढ़ा पाऊंगा? नहीं बढ़ा पाऊंगा ना। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ गई है, सब बढ़ गया है, तो इस केस में क्या है कि मैं एजम्पशन क्या मानूंगा कि जो मेरा कॉस्ट है किसी भी आइटम को बनाने का, ठीक है, कॉस्ट है मेरा आइटम को बनाने का, वो फिक्स्ड है, वो मेरा क्या है, फिक्स्ड है। तो ये मेरा किस में आ जाएगा, एजम्पशन के अंदर, ठीक है। तो लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस में क्या आएगा, लिमिटेशन में पहला पॉइंट तो ये आएगा कि अगर प्राइस ऑफ अदर गुड वेरी कर रही है तब ये लॉ वायलेट होगा, देख लिया था मैंने, बता दिया। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या आएगा, अगर चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी हो रही है तब हमारा लॉ होल्ड नहीं करेगा, ट्रू। तीसरा पॉइंट, हमारा जो कॉस्ट ऑफ जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो हमारे उनकी कॉस्ट चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तब हमारे ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई में था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, इसमें भी हमारा आ जाएगा फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कि सेलर को पता है कि फ्यूचर में इसकी जो डिमांड है वो, इवन तो प्राइस कम है, इसकी इसकी जो डिमांड है लोगों के द्वारा वो कम होने वाली है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको अगर अगर प्राइस अब बढ़ भी जाए, ठीक है, उसको कम प्राइस पे भी बेच देगा, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, इसकी प्राइस कम होने वाली है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर का हम सोचने लग गए तब यहाँ पे लॉ होल्ड ट्रू नहीं करेगा, ठीक है। और इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, जैसे हमारा एप्पल हो गया, तो अगर उनको ये होता है कि जल्द से जल्द इसे बेचा जाए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या है, उस केस में ये है कि अगर प्राइस इंक्रीज भी हुआ पड़ा है एप्पल का, ठीक है, तो हम अपनी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करें क्वांटिटी इंक्रीज? क्योंकि हमें पता है कि कुछ टाइम के बाद इसने पेरिश हो जाना है,
ठीक है, पेरिश मतलब खत्म हो जाना है, लोगों ने यूज नहीं करना, क्योंकि ये सीजनल है, सीजनल फ्रूट्स हैं। ठीक है, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनके केस में अक्सर ये देखा जाता है कि ये लॉ ट्रू होल्ड नहीं करता। तो ये लिमिटेशन भी होगी, और हम इसको एजम्पशन में भी ले सकते हैं कि हम एज्यूमिंग कि ये सीजनल फूड्स हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये लॉ ट्रू होल्ड कर रहा है। ठीक है, और जैसे कोई रेयर आइटम्स होगी, ठीक है, अब रेयर आइटम्स क्या है, जैसे कोई पेंटिंग्स हैं, ठीक है, पेंटिंग्स रेयर आइटम्स हैं। अब अगर प्राइस सडनली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अब सप्लाई थोड़ी ना उस रेयर आइटम की इंक्रीज हो जाएगी। पेंट है, टाइम लगता है अच्छे से बनाने में उसको, ठीक है, तो जो रेयर आइटम्स हैं, ठीक है, वो रेयर की रेयर ही रहती है, उनकी सप्लाई चेंज नहीं होती। ठीक है, चाहे प्राइस इंक्रीज हो रही है, सप्लाई जो है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटेशंस और एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड किस पर्सपेक्टिव से होता है, और लॉ ऑफ सप्लाई कौन से पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई फ्रॉम सेलर पर्सपेक्टिव एंड लॉ ऑफ डिमांड फ्रॉम बायर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।